आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों ड्राइवरों पर हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत से दफा 370 खत्म होने के बाद अब जैसे जैसे हालात मामूल पर आ रहे हैं, वैसे वैसे गैर रियासती ट्रक ड्राइवर्स और मजदूरों पर हमलों में इजाफा हुआ है। कश्मीर के कोलगाम जिले के कातरूसू गांव में मिलिटेंटों ने मगरबी बंगाल के 5 मजदूरों को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब यूरोपीय पार्लियामान का एक वफ्द जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने कश्मीर के दौरे पर था। इन हलाकतों की काफी मजम्मत की जा रही है। अगस्त में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि गैर कश्मीरी लोग और सयाह कश्मीर छोड़कर चले जाएं। चूंकि अब कश्मीर में पाबंदियों में नरमी दी गई है, इसलिए पुलिस की एडवाइजरी भी हटा ली गई। इन हालात में कश्मीर में सयाहत तो नहीं बढ़ी, लेकिन मजदूरों की रोजी रोटी का मामला था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कश्मीर वापस आने लगे थे। इस वक्त सेब के बागात और दीगर मकामात पर काम करने के लिए मजदूर वापस आए हुए हैं। मिलिटेंट इन गैर रियासती मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। पिछले 15 रोज के अंदर ही इस तरह के 7 हमले हुए हैं। इनमें 11 गैर मकामी ट्रक ड्राइवर्स, ताजिर और मजदूरों का बहिमाना कत्ल किया गया है। ताज्जुब इस बात पर है कि इस तरह की वारदात पर कश्मीर आखिर खामोश क्यों है? क्या इन बेसहारा मजदूरों का कत्ल कश्मीरी रिवायत के खिलाफ नहीं है? आखिर इंसानियत की दुहाई देने वाले सुरमाओं की जबान पर ताले क्यों लगे हैं? सबसे अहम सवाल यह है कि कश्मीर में यह खूनी साजिश आखिर रुकेगी कैसे? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम इशू है, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जनूबी कश्मीर में गैर रियासती अफराद पर हमलों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। नामालूम मिलिटेंटों ने कातरूसू कुलगाम इलाके में गैर रियासती मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस वाक़े में 5 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त मुरसलीन शेख वल्द आमिर शेख, कलीमुद्दीन शेख, रफीक शेख वल्द गफूर शेख, नईमुद्दीन शेख और रफीक शेख वल्द सिद्दीक के तौर पर हुई है। इनका ताल्लुक मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से है। इस बीच मगरबी बंगाल में महलूक मजदूरों के आबाई इलाकों में गमो मातम का माहौल है। लवाहिकीन ने इंसाफ की मांग की है। वहाँ पे हम लोग 6 बंदे उधर बैठा था तो वो आ गया, तो नीचे उतर करके ले गया जंगल पे, थोड़ा गोली चलाया बैठ के। आप कैसे बचे? कितने लोग थे? हमारा 6 आदमी था और 4 आदमी। अंधाधुंध गोली चलाया। आप डेरे पे थे उस वक्त? डेरे पे? ना हमको ले गया एक साथ। कहाँ से ले गया? डेरे से? डेरे से सबको उठा के ले गया। शाम कितने बजे हुआ था? 7 बजे शाम में। कितने लोग आए थे, कुछ पता? 4 आदमी देखा। 4 आदमी। आपको बुलाया नीचे फैन से नीचे था अकेले, हम देखा नहीं। वो फायरिंग जब किया तब देखा। हमको 10 बजे फ़ोन किया था थाने से, बोला कि आपका गांव का सागरदिघी थाना का जो कश्मीर काम पे गया है, वहाँ हमला हो गया। वहाँ हमारा गांव का 5 आदमी डेथ हो गया। इन हलाकतों पर रियासती बीजेपी ने सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सख्त अल्फाज में इन हमलों की मजम्मत की है। वहीं यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की और इसे दहशतगर्दी करार दिया। It's a treachery against humanity. We forcefully condemn it and will go all out to support any measures taken to destroy terrorism out of Jammu and Kashmir. I want to say how much I regret, like my colleagues, the news of the killings last night, terrorist killings. That is a terrible thing. Innocent lives taken, families destroyed, wage earners removed to support their families. It's a terrible thing and should never happen, and we cannot possibly support or approve that. We hear that even yesterday night 5 innocent workers have been assassinated. And this situation is a global worry in our country, in my country, in France, but in all the countries. Here present, we have experimented what is terrorism, and particularly the radical Islamist terrorism. इस प्रकार का घटना का अंजाम जो दिया है मिलिटेंट्स ने, ये वाकई में चिंता का विषय है। तो
बाहर के लोगों को यहाँ पर मारना ये कायराना हरकत है। फ्रस्ट्रेशन जो पाकिस्तान में है या यहाँ पर उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत दुखद है। जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर गैर मकामी अफराद पर अब तक 7 हमलों में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। ताज्जुब इस बात पर है कि इस तरह की वारदात पर कश्मीर खामोश है। ये वारदातें कश्मीर की रिवायत पर भी धब्बा लगा रही हैं, जहां मेहमान को भगवान का मर्तबा दिया जाता है। आखिर इंसानियत की दुहाई देने वाले सुरमाओं की जबान पर ताले क्यों लगे हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि कश्मीर में ये खूनी साजिश कैसे रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कश्मीर में बेसहारा गरीब मजदूर यानी गैर रियासती जो मजदूर हैं उन पर लगातार इस तरह के हमले आखिर क्यों हो रहे हैं? पिछले 15-16 दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरह के 7 हमले हुए हैं, जिसमें 11 गैर रियासती मजदूरों का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। आखिर इस तरह के हमलों से इस तरह के वाकयात और इस तरह के वारदात से दहशतगर्द और मिलिटेंट क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं? और सवाल यह भी उठ रहा है कि वो गैर रियासती मजदूर, बेसहारा मजदूर जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात में गए हुए हैं, वहां पर इन्हें आखिर टारगेट क्यों बनाया जा रहा है और इस टारगेट के पीछे आखिर क्या कुछ कारफरमा है? इसी पर हम बात करेंगे। और सबसे अहम सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इस तरह के वाकयात पर कश्मीर से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? ह्यूमन राइट्स के जो लोग ह्यूमन राइट्स की दुहाई देती हैं, हुकूक इंसानी की जो बातें करते हैं, आखिर वो लोग खामोश क्यों हैं? इस पर आवाज क्यों कश्मीर से नहीं उठ रही है? जो लोग मारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीरियों के लिए और कश्मीर के लिए ही एक तरह से मदद करने के लिए इस तरह के हालात में पहुंचते हैं, और उनके कत्ल पर भी एक तरह से कश्मीर खामोश है। ऐसा क्यों? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, आप इस डिबेट का हिस्सा हैं। ब्रिगेडियर तरुण मदान जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इश्तियाक नायक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। अपने तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ेगी और टीएमसी लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर तरुण मदान जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तरुण मदान जी, क्या आपको लगता है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 15-16 दिनों से इस तरह के लगातार वाकये हो रहे हैं और ये वाकये बिल्कुल एक तरह से डिफरेंट हैं कि जो लोग अदर स्टेट के कश्मीर में काम करने के लिए गए उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे मिलिटेंटों की क्या कुछ साजिश हो सकती है, क्या कुछ मंशा हो सकती है? तरुण जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। देखिए, मेरे को मेन ये लगता है कि मंशा ये है कि वो चाहते हैं कि स्टेट में स्टेबिलिटी ना आए। जो भी आर्टिकल 370 वगैरह हटाया गया है और जो भी हमारी गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं कि इकोनॉमी हमारी ग्रो हो, तो वो स्टेबिलिटी ये चाहते हैं कि ना आए और किसी तरीके से हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि कोई आम आदमी वहां कदम रखने की जरूरत ही ना करे। लेकिन जो हमारा प्रशासन है उसके ऊपर बहुत खड़ा है और वो चाहता है। और अगर देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी ये जो बेचारे आदमी आ भी रहे हैं, ये इन्हीं की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि मानिए हम सब कहते हैं कि इतना लेबर बिहार से, मानिए वो इतना बिहारी लेबर अगर कहीं नहीं जाएगा तो क्या आपका काम चलेगा? तो हर आदमी, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, वो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। क्या मदान जी, आपको नहीं लगता है कि ये मिलिटेंट, ये लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जिस तरह से 370 के बाद एक शिकंजा कसा है, कहीं ना कहीं ये मायूसी के शिकार हैं और इस तरह के वाकयात के पीछे इनकी मायूसी भी झलकती है? मदान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है जो ये निकाल रहे हैं और ये निकाल भी एक आम आदमी पर रहे, मासूम व्यक्तियों पे निकाल रहे हैं जिनका इस सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपके कुछ मुद्दे हैं, वो मुद्दे सही तरीके से जाहिर करने का तरीका अलग है। बिल्कुल। बंदूक उठाना कोई इलाज नहीं है इन सब चीजों का। बिल्कुल। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब,
लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले हमने देखा कई गैर रियासती जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया, उनका कत्ल किया गया। और कल का जो वाकया, कल की जो वारदात कुलगाम की है, इसने तो एक तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 गरीब बेसहारा लाचार जो कि खुद जिस तरह से मदान साहब बता रहे थे कि कश्मीरियों की इकोनॉमी एक तरह से सुधारने के लिए लोग अपनी जान खतरे में डालकर कश्मीर पहुंचे थे और उन्हें नहीं बख्शा गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर ये कश्मीर में चल क्या रहा है, सलमान निजामी साहब? देखिए, सबसे पहले हम इस घटना की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुझे लगता है आज कश्मीर में हर घर में मातम होगा, क्योंकि कश्मीर वही जगह है जहां इंसानियत और इखलाक की मिसालें कायम की गई हैं। और कश्मीर से जब 4 अगस्त को वहां से लेबरर्स को कहा गया था कि आप निकलिए, तो मुझे मालूम है कश्मीर के लोग किस तरह आंसू बहा रहे थे। और ये कनेक्शन जो है बहुत पहले से है। और आज कश्मीर में मातम, आप बोल रहे हैं कि कुछ ताकतें जो आज वहां कम्युनिकेशन नहीं है, कोई टेलीविजन वहां नहीं है, कोई ऐसी मोबाइल फोन पूरे चल नहीं रहे हैं, तो आवाजें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरी पूरे, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सब आज दुख में होंगे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कश्मीर में। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो पूरी कश्मीरी आवाम को बदनाम कर रहे हैं साजिश के तौर पे। इसमें चाहे किसी का भी हाथ हो, जो आतंकवादी जो हैं वो कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं इस मामले ये घटनाएं करके। दूसरी बात यह है कि जो भाजपा सरकार थी उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद आतंकवाद जो है कश्मीर से खत्म हो जाएगा। हम नहीं कहते कि पहले आतंकवाद खत्म हुआ था, लेकिन यही दावा करते थे कि कश्मीर में आतंकवाद जो है कम हुआ है। जब अगस्त 5 से पहले सैलानी भी वहां खुशहाल थे, वहां अमरनाथ यात्री भी जा रहे थे, सब ठीक था, अमन था, कोई पत्थर भी नहीं उठा रहा था। तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के लिए आपने कश्मीरी आवाम को नजरबंद कर दिया, उनको जुल्म में रखा। आज आतंकवाद का अगर कोई सामना कर रहा है कश्मीर में, वो कश्मीर की आवाम है, ये गरीब लोग हैं। भाजपा के दिग्गज नेता जो अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां कश्मीर की आवाम और सैनिक भी उसमें हैं जो अपनी फैमिली छोड़ के कश्मीर में इस वक्त बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। अगर 5 लेबरर से उसमें एक आर्मी का जवान भी एलओसी में शहीद हुआ है, आज हमें सबका दर्द है। और इसमें कश्मीरी आवाम भी है, इसमें सैनिक भी है, इसका हल निकालने की जरूरत है। जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है, उनके वोटर्स हैं, उनकी एक सिंपैथी जुड़ी है। जब आप हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम लीडर्स को नजरबंद रखेंगे, आप उन ताकतों को मौका देंगे कि वो अपना एजेंडा कश्मीर में चलाएं। दैट मीन्स कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। अगर वहां के लोग, महबूबा मुफ्ती कल तक आपकी सहेली थी, आज वो कैसे दुश्मन हो गई आपकी? फारूक अब्दुल्ला कल तक भारत माता की जय बोलते थे, आज कैसे वो दुश्मन हो गए? तो भाजपा को हिपोक्रेसी से हटके सामने आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और अमन के दायरे में रह के सोचना चाहिए कि कश्मीरी आवाम जो है उसको क्यों इतना जुल्म सहना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए। मैं सलमान निजामी साहब आपके इन तमाम सवालों का जवाब लूंगा। इस बीच मेरे साथ युद्धवीर सेठी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। युद्धवीर सेठी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी लीडर हैं, वो भी हमारे से डिबेट का हिस्सा है। खालिद इबादुल्ला, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं युद्धवीर सेठी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात सलमान निजामी कर रहे थे उसके भी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आखिर कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है? सरकार हर बार यही दावे करती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पिछले 15 दिनों में युद्धवीर सेठी साहब जो हुआ उससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। कश्मीर की रिवायत के खिलाफ हो रहा है। कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर, अदर स्टेट्स के जो मजदूर हैं, जो ड्राइवर हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है कश्मीर में, युद्धवीर सेठी साहब? ये जबरदस्त बौखलाहट है। जब 370 और 35 से हटी, उसके बाद इनको लगा कि अमन की तरफ कश्मीर बढ़ने लगा है और लद्दाख और जम्मू खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। तो ये साजिश के तहत जो सेब के वहां पे दुकानदारों को, व्यापारियों को मारना, फिर ड्राइवरों की हत्या करना और अब बेकसूर लोगों की हत्या करना, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बौखलाहट इनकी चरम सीमा पे है और जिन लोगों की तारें पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आज लग रहा है उनकी दुकानदारी आतंकवाद, अलगाववाद की बंद होने जा रही है, इसलिए वो बौखलाहट में निर्दोष व्यक्ति को मार रहे हैं। ये आतंकवाद है।
ये तो शर्म आनी चाहिए वहां के लोगों को। वहां के कश्मीरी या जम्मू और लद्दाख के लोगों से पूछो, जो लोग आज आर्थिक तौर से ये लोग कश्मीर के लोगों को खत्म करना चाहते हैं, ये उनको रोटी के नाम पे रोटी नहीं देना चाहते, मकान नहीं देना चाहते, सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि वहां पे सिर्फ गन कल्चर है, सिर्फ गन कल्चर ये लोग चलाना चाहते हैं। पर मैं ये आपको बता दूं, हमारे जो यशस्वी सैनिक हैं, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेठी साहब, वहां पर अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसकी कमी और उसकी खामी नहीं है? क्या कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी जो एजेंसियां, उनकी चूक नहीं है? इस तरह के वाकये लगातार हो रहे हैं सेठी साहब। एजेंसीज की भी चूक हो सकती है, पर एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक सिक्योरिटी वाला हम नहीं दे सकते वहां पर। और निर्दोष व्यक्तियों को मारना, सड़क के किनारे खड़े लोगों को मार देना, ट्रक ड्राइवर को ट्रक में मार देना और वहां से भाग जाना कायरतापूर्वक, ये क्या है? ये आतंकवाद है। ये तो शर्म है। ये तो चाहते हैं कि कश्मीर, जो सच्चाई तो यही है कि ये पाकिस्तान के इशारों पर, और इनके मुंह से एक बात नहीं निकलती। इनके जो वहां पे कश्मीरी जो लीडर हैं, जो लोगों की जनता के लीडर हैं, वो एक बार भी इन परिवारों के लिए एक बयान नहीं देते। क्यों नहीं देते बयान? 4-4 बच्चे हैं, मासूम बच्चे उस ट्रक ड्राइवर के, जो जिन्होंने इनको लीडर है, उनको आपने डिटेन किया, कौन बयान देगा? कमाल कर रहे हैं, अंदर उनको छोड़िए ना, आप उनको छोड़िए। आप इमरान खान को मौका दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं इमरान खान को कि वो बयान दे। और फारूक अब्दुल्ला को अंदर रखा है, महबूबा मुफ्ती को अंदर रखा है, गुलाम नबी आजाद को वहां जाने नहीं देते। कोई गिरफ्तार नहीं है वहां पे। गिरफ्तार तो वो लोग होते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको जेल के अंदर मारा गया। ठीक है, युद्धवीर जी, होटलों में बैठे हुए, युद्धवीर सेठी जी, सेठी साहब सलमान निजामी कुछ सवाल उठा रहे हैं, सुन लीजिए। सेठी साहब सलमान निजामी साहब क्या पूछ रहे थे आप? मैंने इनको कहा कि अगर वहां के नेताओं से ये बोल रहे हैं कि बात नहीं कर रहे, अरे गुलाम नबी आजाद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वो वीजा लेना पड़ा कश्मीर जाने के लिए। और वहां के जो लीडर हैं, मेन स्ट्रीम लीडर, जो इनकी पार्टी के साथ 3 साल 4 साल सरकार में थे, आज उनको इन्होंने अंदर रखा है। और पाकिस्तान के इमरान खान को मौका दे रहे कि वो पूरे देश में हिंदुस्तान को, वो पूरे विदेश में हिंदुस्तान को बदनाम करे। क्या इनकी सेटिंग है उनके साथ? जो देश अगर ये बोले मुझे कि क्या पीडीपी एनसी कांग्रेस के वर्कर आज पाकिस्तान की बंदूक के शिकार नहीं हुए? कि जो डेलीगेट बीजेपी का एक व्यक्ति दिखाइए जो पाकिस्तान की बंदूक से शहीद हुआ, निर्मम हत्या की गई, उनकी बात नहीं आप लोग करते। एनसी के वर्कर, पीडीपी के वर्कर पाकिस्तान की बंदूक से उनकी बात करें। क्या पाकिस्तान के एजेंट बन के बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के पाकिस्तान के एजेंट की आपकी सेटिंग है पाकिस्तान के साथ। आप इसलिए पाकिस्तान जाते हैं, तो क्या हमारा नहीं है। आपने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। आज जम्मू में इतनी मंदी है, जम्मू के लोग जो है वो परेशान है, लद्दाख के लोग परेशान है, कश्मीर के लोग परेशान है। बीडीसी के चुनावों में पार्टिसिपेशन नहीं किया। आप तो चाहते नहीं पार्टिसिपेशन, जब मेन पार्टियां हैं मजबूत करना नहीं चाहते। बीडीसी के चुनावों की बाइकाट करती है बीजेपी, एनसी और कांग्रेस। अगर ठीक है, मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, ये इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास मामला है। वो गरीब और लाचार लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए कश्मीर का रुख करते हैं और उनका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, उस पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। युद्धवीर सेठी साहब और सलमान निजामी साहब, मैं कह रहा हूं कि इन गरीबों की बात होनी चाहिए। इन गरीबों को कैसे सिक्योरिटी मिले, कैसे इनको महफूज किया जाए, इनकी जाने आखिर कैसे बचाई जाए, इस पर बात होनी चाहिए। मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला मैं आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला, जाहिर सी बात है कि बंगाल के लिए बहुत बुरी एक तरह से खबर है। 5 मुर्शिदाबाद के 5 मजदूरों को कश्मीर में कत्ल कर दिया गया। और हम देखते हैं कि जब इस पर बात होती है, इस पर जब बहस होती है, तो कहीं ना कहीं फिर चर्चा पाकिस्तान की होने लगती है और कहीं ना कहीं जो पुराने इश्यूज होते हैं उसे एक तरह से कुरेद दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस इश्यू पर फोकस किया जाना चाहिए कि आखिर इस मसले को कैसे खत्म किया जाए? खालिद इबादुल्ला, देखिए अबू हुरैरा साहब, कल का जो माजरा हुआ बड़ा ही निहायत ही गलत, और मैं समझता हूं जितनी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है।
और रही बात बंगाल से जो 5 मजदूरों का जो कत्ल किया गया है, मैं समझता हूं कि पूरे जो भी अगर एक इंसान को कत्ल करता है तो पूरे इंसानियत का कत्ल होता है। तो जहां पे मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान का एक हिसाब से बहुत ही गलत मैसेज पूरे दुनिया में जा रहा है। और आपने देखा कि जब आप कहते हैं कि हम कश्मीर की बातें करते हैं, कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन लोगों को बातें करनी चाहिए, उनकी बात को रोका जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप अगर बात करने का मौका ही नहीं दे और आप कहते हैं कि कश्मीर शांत है और कश्मीर के लोग बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो यह माजरा क्यों आ रहा है? और दूसरी बात है, आप पूरे कश्मीर को जिस तरह से एक जंग के मैदान की तरह तब्दील कर रखा है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि क्या होगा यह पता चलता है। मैं एक छोटा सा मामला मुझे याद पड़ रहा है, मैं कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया था, तो वहां पे मैं जब एक डॉक्टर से मिला, डॉक्टर के पास एक ईमेल आता है, यहां के हिंदुस्तान के कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में तुम जगह खरीदो और मुसलमानों को वहां से भगाओ। तो ये ईमेल हिंदुस्तान से डॉक्टर के पास जाता है यूएसए में, और वो डॉक्टर मुझे कहता है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि तुम जाओ, जरूर जाओ, कश्मीर जगह लेने की जरूरत है, कश्मीर को तरक्की याफ्ता राज्य बनाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी जबान से यह कहा कि मुझे पागल कुत्ता नहीं काटा, मैं वहां पे जाके अपनी जान को खतरे में डालूं। क्या जहर पूरे दुनिया में फैला हुआ, और ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, आप जार बोल रहे, और ये लोग कह रहे कश्मीर ठंडा है, और ये कश्मीर के लोग। और ये एक बात है कि जो अभी कश्मीर के यूपी, आपने देखा कि यूनियन के 2.5 जिले के अंदर आतंकवाद है, जम्मू और लद्दाख एकदम सेफ है। ये लोग 2.5 जिले आतंकवाद के घेरे में, हिंदुस्तान के हुआ था वो जम्मू सूबे में है, बटोर को बोलिए मत। हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बात करता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में बात करता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में बात करने वालों को आप हिंदुस्तान के खाना पीना और उसको घुमा रहे हैं, उसको सैर तफरी करा रहे हैं। वो पाकिस्तान, मिस्टर निकोलस, पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकयात में पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये लोग खालिद साहब, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान इस तरह की साजिशों में लगा रहता है, पाकिस्तान लगा रहता है इस तरह की साजिशों में, और पाकिस्तान चाहता है पाकिस्तान को हम खुद कश्मीर में हालात, इमरान खान को हम मौका दे रहे हैं। मैं इश्तियाक नाइक जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि कश्मीर और हिंदुस्तान का खालिद बादुल्ला साहब बात हो गई। खालिद बादुल्ला, मैं दोबारा से आ रहा हूं। इश्तियाक जी बहुत देर से मैं पाकिस्तान पर भी आ रहा हूं, पाकिस्तान पर भी आ रहा हूं। पाकिस्तान को जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की नजर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसकी गंदी नजर कश्मीर पर रहती है, और जाहिर सी बात है कि वो चाहता है कि कश्मीर के हालात पटरी पर न लौटें, और वो लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता रहता है। इस पर भी हम बात करेंगे। मैं इश्तियाक नाइक जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी वालों का भी ज्यादा हाथ है। खालिद बात, इसमें बीजेपी वालों का भी ज्यादा हाथ है। डिबेट आगे बढ़, ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर को जिस तरह से गर्म करके रखे, और ठीक है, थोड़ा सा चाहूंगा कश्मीर का इश्तियाक नाइक जी, जो रिवायत अब कश्मीर में बनती जा रही है, इधर पिछले 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं, क्योंकि 370 के बाद अब हालात वैली में धीरे धीरे से एक तरह से मामूल पर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो इस तरह के वाकयात होने लगे, कहीं ना कहीं अब जो कश्मीरियत थी, कश्मीरी जो रिवायत थी, उस पर भी अब सवाल उठने लगा है। और ये कश्मीरियों के लिए भी एक तरह से अच्छी रिवायत नहीं है जो इस तरह की वारदातें और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इश्तियाक साहब जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये घटना घटी है बहुत दुखद है। जिस तरह से ये जो मजदूरों की जो वहाँ पे हत्या हो रही है, ड्राइवरों को जो जिस तरह से वहाँ पे मारा जा रहा है, और देखिए जो भी इस वारदात के पीछे जिन भी टेररिस्ट का हाथ हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कश्मीर की रिवायत के खिलाफ है। बिल्कुल जहाँ कश्मीर में किसी ज़माने में सूफ़ी संतों की जगह थी, और इसी कश्मीर को जहाँ मेहमानों को भगवान कहा जाता था, और वहाँ इस तरह की हरकतें और इस तरह की जो कम अज़ कम जो बाहर के लोग हैं और बाहर के लोगों को इस तरह से वहाँ पे मार देना, वहाँ पे डराना, इस तरह की जो हरकतें हैं, ये बहुत घिनौनी हरकत है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये मैं कहूँगा पूरे देश में इस समय
जो एक मातम है जिस तरह से इन गरीब मजदूरों को मारा गया है कश्मीर के अंदर। लेकिन देखिए जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर अभी कश्मीर में इस वक्त काफ़ी फौज है, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें, इस तरह की वारदातें होती है तो कहीं ना कहीं सेंटर को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरह के वारदात वहां पे हो रहे हैं, इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो सेंटर की सरकार है वो भी यहाँ गहरे में है और सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसे इश्यूज पे पॉलिटिक्स करना, ऐसे इश्यूज पे ऐसे इश्यूज को डाइवर्ट करके बात पाकिस्तान पे चले जाना, मैं समझता हूं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको भी, जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं, उनको भी मिलके इस जो आतंकवादी ये जो घटनाएं हो रही है इनके लिए सोचना चाहिए और इनको किस तरह से खत्म किया जाए, इस पर एक सभी का एक कॉमन विचार होना चाहिए, सबकी एक बात होनी चाहिए। और मैं देखता हूं जब भी कोई इस तरह की हरकत यहाँ पे होती है तो हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना वो स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को एंटी नेशनल बोलना, किसी दूसरे को नेशनल बोलना, पाकिस्तानी बोलना। बिल्कुल सब चलेगा। इस तरह के वाकयात पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पांच घर, मुर्शिदाबाद के 5 फैमिली के लिए बहुत बुरी और बड़ा एक धचका लगा है। जाहिर सी बात है कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, इंसानियत पर ही बात होनी चाहिए और उनके गम में हमें शामिल भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर बैठकर अगर हम सियासत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इलाके के लोग कि उन्हें कैसे जवाब देंगे, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे अपना। मैं मदान जी आपके पास आना चाहूंगा। और उनकी मदद कर रहे हैं आतंकवादियों की, क्या उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं युद्धवीर जी आ रहा हूं, युद्धवीर जी वाले सिर्फ बीजेपी युद्धवीर जी मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस इशू पर, इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को जोड़ ठीक है खाली बात, मैं मदान जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, नहीं देखिए चिल्लाइए मत, इस इशू पर कम से कम मत चिल्लाइए, इस इशू पर कम से कम मत चिल्लाइए। इनको डिबेट में लड़ाई लड़ने की ठीक है युद्धवीर जी मैं आ रहा हूं। इश्तियाक नायक मैं आ रहा हूं। मस्जिद मंदिर करने लगते हैं, नहीं ठीक है, बचना चाहिए। ठीक है, डिबेट पर रहिए युद्धवीर जी मैं आ रहा हूं। युद्धवीर जी सुन लीजिए, मैं मदान जी आपके पास आ रहा हूं। आप तो चिल्ला रहे हैं, आप चिल्लाने जानते हैं, काम करने नहीं जानते। देखिए ऑडियो सबका डाउन करिए, मैं जिसके पास जाऊंगा उसको ऑडियो दीजिए। मैं मदान जी के पास जा रहा हूं, मैं मदान जी आपके पास आना चाह रहा हूं। तरुण मदान जी, क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से इश्तियाक नायक अभी कह रहे थे कि एक बहुत चाको चौबंद अभी सिक्योरिटी है, सख्त सिक्योरिटी है, और यह वाकया उस वक्त हुआ है जब यूरोपियन पार्लियामेंट का जो एक डेलीगेशन है वो कश्मीर में मौजूद था, उस वक्त यह वाकया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है। जी आपका लिंक जा रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जी आपकी आवाज मुस्तक आ रही है मदान जी। ऐसा है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका मेन मुद्दा होता है दहशत फैलाना, और सबसे ऑपरच्यून टाइम क्या होता है? जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, या जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे बाहर के मेहमान यहां आए हुए थे, तो इस टाइम पे ये ज्यादा अपने आप को नोटिस कराना चाहते हैं, ये ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट गार्नर करना चाहते हैं अपने मुद्दों के लिए। तो ये सब चीजें देख करके ये वारदात इसीलिए इन हालातों में हुई है। सिक्योरिटी, मैं मानता हूं सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन हर चप्पे चप्पे पे बंदा खड़ा करना मुमकिन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जरूर शेयरिंग होती है और हम आपस में बांटते हैं, जो हम अलग अलग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कहीं लैप्स जरूर हुआ होगा इस बात का। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं आई और ये वारदात हुई। ये हमें और इस मुद्दे पे हमें और आगे से बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ऐसी वारदातें दोबारा ना हो, और हम एडिक्वेट सिक्योरिटी, जो हमारे आदमी वहां जा रहे हैं, हमारे लेबरर्स हैं या कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह हैं, हम उनको भरपूर सिक्योरिटी दे पाएं ताकि वो इत्मीनान से अपना काम कर सकें, जिस मुद्दे के लिए आए हैं उसको पूरा करें वहां पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक अपनी मौजूदगी भी जाहिर कराना चाहते हैं जो इस तरह के अनासिर हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह उनकी बौखलाहट भी एक तरह जाहिर हो रही है कि अवाम के बीच में जो सॉफ्ट टारगेट है
उससे एक तरह से ये निशाना बना रहे हैं, आवाम के बीच में ग्रेनेड फेंककर भाग जाना या फिर बेसहारा और गरीब और लाचार मजदूरों पर इस तरह के अटैक करना। छोटा सा मुझे यहां पर कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, बिल्कुल ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इस पर हम जरूर बात करेंगे कि आखिर मिलिटेंटों की इस खूनी साजिश से आखिर बचा कैसे जाए, इससे इसका सद्देबाप कैसे हो सकता है। जो गरीब और बेसहारा जो मजदूर हैं, जिनका लगातार वहां पर कत्ल हो रहा है, लगातार मारे जा रहे हैं, आखिर इसकी रोकथाम कैसे हो, क्योंकि कश्मीरियत पर भी सवाल उठेंगे अगर इस तरह के वाकयात। गैर रियासती मजदूर और ट्रक ड्राइवर का बहिमाना कत्ल किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों में 7 इस तरह के हमले हुए हैं जिसमें 11 अफराद का कत्ल किया गया और ये सब के सब गैर रियासती है, मतलब कश्मीर के बाहर की रियासतों से लोगों का ताल्लुक है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह के लोगों पर हमले करके इन गरीब और बेसहारा लोगों को टारगेट मिलिटेंट क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे इनकी आखिर मंशा क्या है, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम डिबेट में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, आपने डिबेट के पहले हिस्से में कहा कि इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं इस पर कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों में गुस्सा है, कश्मीर के लोगों में नाराजगी, लेकिन हमने देखा कि जितनी शिद्दत के साथ इस इशू को उठाया जाना चाहिए था, कश्मीर से कोई आवाज उठी नहीं इस तरह के वाकये को लेकर। 11 लोग मारे जा चुके हैं, 11 ट्रक ड्राइवर्स और 11 मजदूर मारे जा चुके हैं, लेकिन कश्मीर से इस पर कोई आवाज नहीं उठी। सलमान निजामी साहब। हुरैरा साहब, आप कश्मीर गए होंगे पहले, लेकिन मैं वहां से ताल्लुक रखता हूं और मुझे जमीनी सतह पे क्या हो रहा है मुझे मालूम है। एक तरफ से एक डर और खौफ का माहौल है, बहुत पैनिक क्रिएट की गई है, और अगर आप निंदा भी करते हैं तो उसमें भी आपको सोच समझ के कहना पड़ेगा कि कल कौन आ जाए, कहां से गोली आ जाए और क्या करे। आज इस वक्त ऐसी सिचुएशन कश्मीर में बनी हुई है कि हर एक व्यक्ति जो है वो खौफ में है, और आज कम्युनिकेशन ब्लॉकेड की वजह से आज पोस्ट पेड रिस्टोर हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोगों के पास प्रीपेड मोबाइल हैं। कोई बच्चा, कोई पेरेंट जो है अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता क्योंकि उसका कम्युनिकेशन नहीं रह सकता, और किसी को मालूम नहीं है कब ग्रेनेड हो, किसका कत्ल हो, कुछ हो। ये अनसर्टेनिटी क्यों आ गई, क्या वजूहात थी? मैंने बार बार कहता हूं कि अगस्त 5 से पहले माहौल ठीक था, अमरनाथ यात्री भी वहां थे, सैलानी भी गए, सब ठीक था, और हम कह रहे थे कि भाई 4 अगस्त से पहले भी इस तरह के अटैक होते थे विकास करने के लिए। सलमान निजामी साहब, 4 अगस्त से पहले भी इस तरह के अटैक और हमले होते थे, सीजन में मिलिटेंट इस तरह की नापाक हरकतें अंजाम देते थे 4 अगस्त से पहले भी। आप इसे क्यों भूल जाते हैं? देते थे, लेकिन पुलवामा 4 अगस्त से पहले हुआ है। बयानबाजी से आप देखिए कि ये दावा करते थे कि आतंकवाद हमने बहुत हद तक खत्म कर दिया कश्मीर में, और यही दावा करते थे कि अगर 370 सलमान निजामी साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, और यही मिलिटेंट दहशतगर्द आखिर इनके खिलाफ कोई आवाज कश्मीर से क्यों नहीं उठ रही है? मिलिटेंटों के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? जो इंसानियत के दुश्मन है उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही है? अब आप क्या चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आ जाए, नाराबाजी करें, जब लीडर वहां, जब मेन स्ट्रीम के लीडर जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो नजरबंद है? अगर कश्मीर पर यह धब्बा लग रहा है सलमान निजामी साहब, तो कश्मीरियों को सड़कों पर उतरना होगा, कश्मीरियों को घरों के बाहर निकलकर आना होगा। सलमान निजामी साहब, कश्मीरियत पर यह एक धब्बा लग रहा है। 11 गैर रियासती मारे जा चुके हैं। कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। कश्मीर में, जैसा कि अभी इम्तियाज नायक बता रहे थे, कश्मीर में तो मेहमान को भगवान मानते हैं, वहां पर इस तरह की बात आज तो जिंदा लाश बना दिया गया है। कश्मीर खुद मातम में है, कश्मीर आज जिंदा लाश है, कश्मीर आज मातम में खुद है, उसका हक छीना गया है, उस पर जुल्म हो रहा है। यह बात सिर्फ कत्ल की नहीं है। कश्मीरी मैं आज कहते हूं कि कश्मीर के लोगों से आप कांटेक्ट करिए, वो कहते हैं इससे अच्छा है कि हमें मार दीजिए इस जुल्म से। ये जुल्म नहीं है। आप एक 2019 में, 1970 में नहीं है। आप कहते हैं कि 90 से बिगड़ गए हालात। युद्धवीर सेठी साहब, हालात ऐसा लग रहा था कि हालात अब सुधरेंगे, लेकिन जिस तरफ अब कश्मीर जा रहा है, जिस तरह से एक टाइम हमने देखा था कि कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाल दिया गया, और अब हम देख रहे हैं कि गैर रियासती, आखिर कश्मीर में क्या सिर्फ कश्मीरी रहेंगे?
कश्मीर साहब, क्या कश्मीर क्या में क्या अगर चंद लोगों के लिए है आतंकवादियों की जद कश्मीर? में कोई आया है, वो सेठी साहब, उमर फारूक का बाप भी आया है, वो सजाद लोन का बाप भी आया है, वो 20,000 एनसीपीडीपी कांग्रेस के वर्कर भी आए हैं। जो नेता कश्मीर दोनों तरफ से पिस रहा है, यहाँ से भी डर है, वहां से भी डर है। कभी भी हम आपके साथ थे, नहीं हमारे लीडर अंदर है, हमें आप पे भी भरोसा वहां नहीं है। पे जो लोग वहां पे कश्मीर के अंदर छुपे बैठे हैं, देश के दुश्मन, उनके खिलाफ नहीं बोलते। ये सिर्फ जो इतनी कत्ल वहां पे हो रहे हैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। वो देश के ये दुश्मन लोग आज बन गए, सिर्फ तब आप इसलिए दुखी है कि 370 क्यों उठा दी, 35 क्यों उठा दी, तब तो उनके साथ गले भी इसलिए मिलते ये थे। लोग दुखी हैं। आज वो देश के दुश्मन हो गए। चिल्लाने से कुछ तब नहीं होता भाई साहब, आपका बहुत प्रेमी था, हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर। आपको हिंदुस्तान के साथ रहना है कश्मीर को, और वहां के लोगों के पूछो, आपको खुद धमका के जब बोलते हैं, सीटी मारकर पत्थर मारकर दुकानें बंद कराई जाती है वहां पे, उसको वहां पे डर का माहौल बनाया जाता है। वहां पे ये लोग कश्मीर के नाम पे जो दुकानदारी बंद होगी इनकी, अलगाववाद के नाम पे ये जो पैसा लाते थे वो पैसा बंद हो गया वहां पे, उनकी ठेकेदारी फिर बोलेंगे उनका दुख है, इनको इस बात का दुख नहीं है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख कोई छोटा हिस्सा नहीं है। जम्मू में लोग शांतिप्रिय हैं, लद्दाख खुश है, करगिल खुश है, सारे खुश है, रजौरी खुश है, पुंछ खुश है, और सिर्फ 2.5 जिले जिनको आतंकवाद के कारण पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों को चुन चुन के दुकानदार सुबह 10 बजे से पहले दुकानें खोलते हैं, 6 बजे से 9 बजे दुकानें खोलते हैं, अपना माल भी बेचते हैं। युद्धवीर जी बात हो गई, युद्धवीर जी मैंने बहुत टाइम दिया है, बात हो गई युद्धवीर जी, पीस चाहते हैं, युद्धवीर जी बात हो गई, मसले का हल निकलना चाहिए। चिल्लाना मकसद नहीं है, मसले का हल कैसे निकलेगा, ये खूनी साजिश कश्मीर से कैसे खत्म होगी, इस पर हमें सोचना चाहिए। मैं खालिद इबादुल्लाह आपके पास आ रहा हूं। दुकानें खुलती हैं, ठीक है युद्धवीर जी बात हो गई, अब खामोश हो जाइए। मैं खालिद इबादुल्लाह, आखिर कश्मीर से खूनी साजिश रुकेगी कैसे? क्या आपको लग रहा है कि इस पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, इसका एक हल निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल हुरैरा साहब, मैं समझता हूं कि कश्मीर में जो ये हालात बनी हुई है, इसमें जितना जल्द हो सके इसकी हालात सुधार करने के लिए कोई ना कोई एक हल निकालने की जरूरत है। मैं समझता हूं कितना दिन तक ये सब चलेगा, ये इसी तरह से अगर कश्मीर में चलता रहा तो क्या हालात होगा। आज पूरे देश में इसकी नुकसान को भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर तो नुकसान पे है ही है, पूरे देश में कई हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में यह मैसेज जा रहा है कि कश्मीरियों को बहुत अच्छा से वहां रखा गया, कश्मीर बहुत अच्छे हैं। तो फिर वजह क्यों है कि 11 लोग एक हफ्ता के अंदर में मारा गया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस मौके पे यूरोपियन यूनियन के एमपीज को बुलाए थे, मैं समझता हूं ये मौका गलत था, और उसी के वजह कर कहीं ना कहीं आतंकवाद हो या कोई टेररिस्ट हो, ये लोग चाहते हैं कि कुछ बाहर के लोग आए और हिंदुस्तान के नाम को बदनाम हो, ताकि वो ये कत्ल करें। देखें कि हिंदुस्तान में एमपीज आए हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, और उसके रहते हुए वहां पे कश्मीर में ये कत्ल हो रही है, तो हिंदुस्तान का नाम कहां पे देखा जाएगा। और मोदी जी और अमित शाह का चिल्ला कर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को कश्मीर एकदम शांत है, कश्मीर सही है। ऐसे बात करने से मैं समझता हूं कि मसला हल नहीं होगा। आप कहते हैं, जब कोई अगर बात करता है हिंदुस्तान की बातें करता है, और अगर हिंदुस्तान कश्मीर की बातें करता है तो आप उसको एंटी नेशनल कर देते हो। आप हिंदुस्तान की हमदर्दी की बातें करता है, कश्मीर की हमदर्दी की बातें करता है, तो आप उसको एंटी नेशनल साबित करना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट मिला हुआ, भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट मिला हुआ कि वही एक नेशनल इंडियन नेशनल है, और दूसरे लोग एंटी नेशनल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका हिंदुस्तान में क्या हालात की हम बात कर रहे हैं। खालिद इबादुल्लाह साहब, सावरकर के बारे में आपने कहा कि इश्तियाक नायक जी, तो हिंदुस्तान की गद्दारी। खालिद इबादुल्लाह बात हो गई, खालिद इबादुल्लाह बात हो गई। अब सुन लीजिए, मसले का हल हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। मसला ये हल कैसे होगा, बहुत जटिल मसला है ये लोग एंटी नेशनल। खालिद इबादुल्लाह बात हो गई। मैंने पहले ही गुजारिश की, चिल्लाने से मसले का हल नहीं निकलने वाला है।
चिल्लाने से मसले का हल नहीं निकलने वाला है। 11 कीमती जाने चली गई हैं। इंसानियत पर बात होनी चाहिए, इंसानियत पर बात कीजिए। खामोश हो जाइए और ये नहीं खालिद आप खामोश हो जाइए। मैं इश्तियाक नाइक जी आपके पास। अरे आप कितना कश्मीरी की बात करते हो? दो चीजें आप खुद अपने देश के नाम बदनाम कर रही है। पहले देखो आप, ठीक है खालिद बादुल्ला, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। इश्तियाक नाइक जी पहले वहां से कश्मीरी निकाले, थोड़ा सा आउट कर दीजिए। मैं इश्तियाक नाइक जी के पास जा रहा हूं। इश्तियाक जी, दो चीजें इस डिबेट से निकल रही हैं। एक तो अगर इस तरह के कश्मीर में हालात बने रहे तो पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा, जिस तरह से भी डिबेट में बात निकल कर आई थी कि पाकिस्तान इस तरह के हालात का फायदा उठाएगा, उसे हम कहीं ना कहीं एक तरह से मौका दे रहे हैं। और दूसरा अहम सवाल यह भी हो जाता है कि इस तरह के हालात पर अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कश्मीरियों की भी बनती है कि वो भी अब निकल कर आए इस तरह के हालात को रोकने के लिए। जो हमारे देश की अंदर हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसका बिल्कुल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है पूरे दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो ऐसे हालात जब स्टेट के अंदर पैदा होंगे, स्पेशली जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात पैदा होंगे, तो बिल्कुल पाकिस्तान इस चीज का फायदा लेगा। और देखिए, जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना था, उस समय जब बात आई थी तो यात्रीज को वापस लिया गया था। और देखिए, सेंटर पूरी तरह से वाकिफ है कि कश्मीर के अंदर इस समय हालात क्या है। तो कम से कम मैं समझता हूं कि देखिए, अगर सेंटर सब कुछ जानता है कि कश्मीर के अंदर हालात क्या है, तो गरीबों को और इन मजदूरों को मैं समझता हूं कि पहले यहां के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात जो है बिल्कुल ठीक किए जाए, उसके बाद जो बाहर के लेबरर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर अलो किया जाए। अगर सरकार जानती है कि कश्मीर के हालात जो खराब है, तो वहां गरीबों को अलाउड नहीं करना चाहिए था। मुझे बताइए सर, क्या गरीब का खून नहीं, क्या उनकी इज्जत नहीं है? वो पांच घर जिनको मारा गया है, क्या उनके बच्चे यतीम नहीं होंगे? आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे? ऐसे इश्यूज कश्मीर के लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं जो प्रवक्ता है, मैं समझता हूं सर, जब खून की बात नायक जी, वो तो कश्मीर के लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर ट्रक ड्राइवर जाना बंद कर दे, मजदूर जाना बंद कर दे, तो कश्मीर की इकोनॉमी का क्या होगा? कश्मीर के लोगों का क्या होगा? फिर सेब तो आपके पेड़ों पर लगे रह जाएंगे, न ट्रांसपोर्टेशन होगा, न मजदूर होंगे। वो तो कश्मीरियों की मदद के लिए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं सर। देखिए, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। देखिए, टेररिस्ट का जो उनका जो मैन टारगेट है, वो है कश्मीर के अंदर हालात खराब करना और हिंदुस्तान की छवि को खराब करना। ये टेररिस्ट का जो मैन टारगेट है, वो मैन टारगेट है। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी स्टेट के अंदर, स्पेशली कश्मीर के अंदर, पूरी घाटी में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। उसके बावजूद भी इस तरह की वारदातें हो रही है, इस तरह की घटनाएं घट रही है, इस तरह से गरीब मजदूरों को मारा जा रहा है, इस तरह से ड्राइवरों की हत्या की जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि पूरी स्टेट में, खास करके कश्मीर के अंदर, जहां पे हालात काफी खराब है, हालात को पहले दुरुस्त कीजिए, हालात को पहले ठीक कीजिए। उसके बाद देखिए, बिल्कुल जो बाहर से लोग आते हैं, अगर बाहर से लोग ना आए, मैं बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर बाहर से लोग ना आए, कश्मीर का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान एक सोना का चिड़िया है, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं और अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर बिल्कुल शांत है। बाहर से लोग आ रहे हैं, उनसे काम करना चाहिए। लेकिन मैं सलमान निजामी को जवाब दे रहे हैं। सलमान निजामी, कश्मीर में ठीक है, इश्तियाक जी बात हो गई। सलमान निजामी साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे मदान साहब के पास जाना, वेट कर रहे हैं। बाहर के लेबरर्स को यहाँ पे अलो करें, जो बाहर के लेबरर्स यहाँ पे मारे जा रहे हैं, इस तरह से गलत तरीके से उनको यहाँ अलो ना करें। और वहां कोई भी रहे और ना रहे, वो उसकी मर्जी है। मैंने तो बहुत से भाजपा के नेताओं को इनविटेशन दिया कि आप जाइए, कुलगाम में जमीन आपको मुफ्त मिलेगी, वहां युद्धवीर सेठी जी 10 दिन रहे, उस हालात में रहे। मैं देखता हूं इनको, मैं इनके लिए भारत रत्न अवार्ड रिकमेंड करूंगा। आज भी हमारे बात करने आसान होता है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन में रहना बहुत मुश्किल होता है। आप पहले हालात को सुधारिए, फिर जमीन लेने की बात करिए। आप पहले सुधारिए कि बच्चे कैसे स्कूल जाएं। आप देखिए कि आप में क्या जमीन की तो बात ही हम कर रहे हैं। अपोजिशन तैयार है के पीछे आपके साथ वहां रहने के लिए, जाने के लिए। जमीन की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, जो
साथ मिलके आतंकवादियों के वहां पे निर्दोष व्यक्तियों को मार रहे हैं। अरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता को बोलिए, आपके बड़े बड़े नेताओं का है कि वहां की लड़कियों से शादी करना, वहां की लड़कियों को बहू बनाना, ये बातें तो वो लोग शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बात आ रही है कि कश्मीर की खूबसूरत लड़कियों को लाना होगा, वहां से शादी करना होगा, वहां पे घर बसा के रहना। ठीक है, ये तो भारत देखिए जमीन बाद में ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये इशू नहीं है, खाली बातों में सब ये इशू नहीं है। युद्धवीर जी बात हो गई, सलमान निजामी साहब, जमीन की बात, ठीक है, हमें चर्चा इस बात पर करनी है, हमें गौर फिक्र इस बात पर करनी है कि आखिर में कश्मीर के जो हालात है ये आखिर सुधरेंगे कैसे। ये जो एक नया ट्रेंड बन रहा है सलमान निजामी साहब, इस पर काबू कैसे पाएंगे? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सलमान निजामी साहब? ये जो नया ट्रेंड उभर कर आ रहा है, गैर रियासती लोगों को मारा जा रहा है, गैर रियासती जो मजबूर है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो अपने पेट के लिए जा रहे हैं कश्मीर, उन्हें मारा जा रहा है। इस ट्रेंड को आखिर हम कैसे खत्म करेंगे सलमान निजामी साहब? आपको बातचीत करनी चाहिए, जो आपको छोड़ना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी को सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं मदानी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई, बात समझ में नहीं आएगी। इतना सेंसिटिव इशू है, उस पर आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं। कौन पाकिस्तान जाना चाहता है? इतना सेंसिटिव इशू है, उसे आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप कश्मीर की बात आखिर ये इतना जटिल इशू क्यों बंद रखा है? इसका हल क्या होगा? इस पर कम से कम बात होनी चाहिए। मैं मदान जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। कश्मीर के अंदर कत्लेआम होता रहे। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दिए युद्धवीर जी का, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दिए। मैं मदान जी, तरुण मदान जी, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर कहीं ना कहीं जो इस तरह की वारदातें हो रही है, इसका तार पाकिस्तान से जरूर जुड़ा हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं। और इससे पहले भी एक ट्रक ड्राइवर को, राजस्थान के ट्रक ड्राइवर को मारा गया था, उस पर अटैक किया गया था, उसमें भी मिलिटेंट पाकिस्तानी मिलिटेंट था। और जो ये वारदात हुई है, इसमें भी कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बुरी नजर है वो कश्मीर पर लगातार बनी हुई है कि यहां के हालात आखिर बिगाड़ी कैसे जाएं। लेकिन इसे हम लोग नहीं समझते हैं। हम खुद आपस में इस पर इतनी ज्यादा बहस और इतना ज्यादा इसे हम एक सियासी इशू बना देते हैं कि इसे हम समझ नहीं रहे हैं कि आखिर इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश क्या कुछ है। मदान साहब जी, ऐसा है, देखिए हमेशा आतंकवादी एक अपॉर्चुन मोमेंट ढूंढता है और ताकि उसकी आवाज को ज्यादा तवज्जो मिले, और उन्होंने बिल्कुल ये सही मौका ढूंढा। अब जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये एक्सपेक्टेड थी कि ये होंगी, क्योंकि कोई भी होगा वो इस प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश जरूर करेगा। ये हमें अनुमान पहले ही लगा लेना चाहिए था कि ये सब इशू, ये सारी चीजें आती रहेंगी। और इसमें जैसे आपने कहा सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? जब 370 हटा, बाहर वाले, तो बाहर वालों को ज्यादा प्रोटेक्शन देना हमारा फर्ज है। हमें ज्यादा ख्याल रखना है इस बात का, हमें इस बात को ज्यादा तवज्जो देनी है। देखिए, मैं सिंसियरली बिलीव करता हूं वन नेशन वन पॉलिसी, चाहे आवाम कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, आखिर है तो वो हमारा हिंदुस्तानी भाई है ना। कोई मरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें उससे उतनी ही सिंपैथी है और हमारी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है कि हमने उसकी रक्षा की पूरी जिम्मेवारी ले रखी है। तो ये हमें उठाना है। ये जो हमारी जिम्मेवारी है, इससे हम महरूम नहीं हो सकते हैं। तो इन जगहों पर हमें ज्यादा सिक्योरिटी देना जरूरी है। आई एम श्योर जो वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं वो इस बात को प्लान कर रही होंगी और ऐसी इश्यूज दोबारा ना हो इसके ऊपर ज्यादा जो है वो ध्यान दे रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन मदान जी सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि लगातार इस तरह की वारदात हो रही है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं, या हमारी जो एजेंसियां हैं वो आखिर क्या कुछ कर रही हैं? क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों में 7 इस तरह की वारदातें हुई हैं। हम आखिर इन वारदातों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं मदान जी? जी, ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी आराम से बैठी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, बॉर्डर वगैरह बहुत
पोरस होता है, हर चप्पे चप्पे पे बिल्कुल निगरानी करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें काफी जो जिम्मेवारी है लोकल आवाम की भी होती है। बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात दोहराई है, ये जो टेररिस्ट होते हैं ये लोकल आवाम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि कौन कहां का क्या है। तो लोकल इंटेलिजेंस, बार बार मैं इस चीज को दोहराता रहा हूं, कई जगह जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंच पाती हैं, लोकल इंटेलिजेंस बहुत एक कामयाब चीज होती है। वो बताते हैं कि कौन संदिग्ध आतंकवादी है, कौन है या किस पे उनको संदेह है, वो बाहर से आया है, क्या कर रहा है, क्या उसकी हरकत है, क्या उसको लोकल सपोर्ट मिल रही है, क्या उसकी लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इन सब बातों पे अगर हम ध्यान दें तो ये वारदात दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल। मेरा ये युद्धवीर जी, मानना है। अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कहीं ना कहीं बन जाती है कि किस तरह से जो बाहर के मजदूर, जो ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी आखिर किस तरह से फुल प्रूफ की जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम ट्रक ड्राइवर उनको आना ही बंद कर दें या मजदूरों को बाहर से हम लेना बंद कर दें, तो एक तो बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। ये जिम्मेदारी अब जम्मू कश्मीर के इंतजामिया और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है कि इनकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए। जी, मैं सवाल को आंसर करना चाहूंगा। जब भी ट्रक ड्राइवर या ट्रक मूव करते हैं, लोकल प्रोटेक्शन जरूर होती है, आने चाहिए, बाहर से भी लोग, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन हमेशा दी जाती है। हाँ, जब ये सेब के बागानों में जा रहे हैं, माल इकट्ठा करने जा रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग करने जा रहे हैं, उस समय वहां पे लोकल प्रोटेक्शन और ज्यादा दी जानी चाहिए। बिल्कुल जी, युद्धवीर जी कंटिन्यू कीजिए। आर्थिक तौर से ये लोग चाहते हैं कि उसको खत्म किया जाए, आर्थिक तौर से ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात कैसे खराब किए जाएं। कौन लोग चाहते हैं? कौन लोग चाहते हैं? बार बार ये बोले ये लोग चाहते हैं, कौन लोग चाहते हैं? आप बताएं, नाम बताएं, कौन लोग चाहते हैं? वहां के आतंकवाद लोग, वहां के अलगाववाद लोग, वहां के अंडरग्राउंड वर्कर्स जिनकी 35 या 370 हटने के बाद दुकानदारी खत्म होगी। वहां की सिक्योरिटी वहां पे और अच्छी पुख्ता सिक्योरिटी करेगी, वहां सामान भी जाए लोगों के लिए, वहां पे शांति भी आए। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने तो कहा कि कश्मीर बड़ा शांत है, बड़ा अच्छा है, अच्छा चल रहा है। आपके ही प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर बड़ा शांत है, बहुत अच्छा है। दो जिले बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, बहुत बढ़िया शांत है। वहां पे आप जिसको बुलाए थे मेहमान नवाजी करने के लिए, यूरोपियन यूनियन के एमपी जो आए हुए थे, यूरोपियन, हम बुलाएंगे ना, वो यूरोपियन यूनियन के एमपी जो आए हुए थे, वो लोग भी आपसे शिकायत करके चले गए, उसमें वो लोग शिकायत करके चले गए। हिंदुस्तान का खाना खाया, हिंदुस्तान के शहर तफरीह किया, वो लोग ही आपकी शिकायत करके चले गए, हिंदुस्तान को बुरा भला चले गए। ये कैसा आपका मेहमान नवाजी था? हम खुले दिल, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? आपको हिंदुस्तान को अगर बदनाम करेगा, हिंदुस्तान को बदनाम करेगा, हमें तकलीफ नहीं होगी। हिंदुस्तान को अगर बदनाम करेगा, बाहर के यूरोपियन एमपीज को, यूरोपियन के एमपीज को अगर हिंदुस्तान को बदनाम करेगा तो हमें तकलीफ जरूर होगी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी के नाते हमें अगर हिंदुस्तान को कोई अगर बड़ा भला बुरा भला बोलता है तो हमें तकलीफ होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सलमान निजामी साहब, टाइम कम बचा है। सलमान निजामी साहब, अब कश्मीरियों की भी जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह के जो लोग बाहर से आते हैं, गैर रियासती जो लोग हैं, उन पर एक तरह से नजर रखनी होगी, उन पर नजर रखनी होगी, उन्हें ज्यादा चाको चौबंद रखना होगा, उन्हें ज्यादा हिफाजत, सिक्योरिटी देनी होगी। क्योंकि ये बात नॉन लोकल्स और लोकल्स की नहीं है, ट्रेंड बनता जा रहा है कश्मीर को लेकर। ये बात लोकल्स और नॉन लोकल्स की नहीं है। अगर पिछले 100 दिन में आप देखें तो हमारे कश्मीरी जो है उनको किडनैप करके आतंकवादियों ने मारा था। वो ट्रक ड्राइवर भी है, वो कश्मीरी मुसलमान था। अनंतनाग में जो मारा गया वो भी कश्मीरी मुसलमान था। ये नॉन लोकल और लोकल की बात नहीं है, यह आम लोगों की बात है। जो कश्मीर में आम लोग हैं वो भी पैनिक में हैं। एक तरफ से पोस्टर छपे जा रहे हैं कि अगर दुकानें खोली हम मारे जाएंगे। तो हमने ऐसे हालात क्यों पैदा किए और कैसे हमें सरकार पे भरोसा आएगा कि वो सरकार जिसके गवर्नर ने हमें यह कहा था कि 370 नहीं हटेगा ना 35 से हटेगा, हमें पाकिस्तान का खतरा है, तो ऐसी सरकार पे कैसे भरोसा किया जाए, कैसे यकीन किया जाए? और इस वक्त लोग जो है परेशान है, कैसे आप उनका कॉन्फिडेंस जीतेंगे, कैसे वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा? हालात ठीक होंगे लेकिन वो ट्रस्ट
वो भरोसा कैसे आप जीत पाएंगे? अब इसके लिए तो कश्मीरियों को भी पहल करनी होगी। जो युवा सलमान निजामी साहब, इसके लिए तो कश्मीरियों को भी पहल करनी होगी। आखिर कब तक अपने घरों में बंद रहेंगे? आखिर अपने घरों में कब तक बंद रहेंगे? घरों के बाहर आना होगा। जब सरकार ने एक कदम उठाया है तो सरकार के उस कदम के साथ अब कश्मीरियों को आना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो गेंद है वो कश्मीरियों के पाले में है, कश्मीर के अवाम के पाले में, कि वो निकल कर आए। सरकार ने जो कदम उठाया है, सरकार के उस कदम के साथ आए और आखिर देखें कि 370 के बाद की क्या कुछ कहानी है, 370 के बाद किस तरह के हालात हैं, अब इस पर भी देख लें। क्योंकि अभी तक कश्मीर के अवाम 370-35 से बंधे हुए थे, उसके बाद के अब ये हालात हैं। आखिर ये हालात क्या कुछ होंगे कश्मीर के लोगों के लिए, इस पर अब जाहिर सी बात है कि कश्मीर के लोगों को ही निकल कर आना होगा। और ऐसे हालात में मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे हालात में कश्मीरियों की अब एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क के दूसरे स्टेट और दूसरी रियासतों के लोगों का दिल जीते, वरना ये एक गलत ट्रेंड बनता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दों का कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता है, उन पर भी एक तरह से लगाम लगाने की जरूरत है और इसके लिए कश्मीरियों को उठ खड़े होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, युद्धवीर सेठी साहब, इश्तियाक नायक जी और खालिद इबादुल्ला, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।